नमस्ते। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं कि जो फर्टिलिटी या निसंतानता के जो कपल्स हैं उनको आगे क्या जानकारी ऐसी हो सकती है जो कि मदद करेगी कंसीव करने में। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको एक बेसिक नॉलेज जो हमने बताया था कि ये बच्चेदानी है, बच्चेदानी की 2 ट्यूब्स या फैलोपियन ट्यूब्स या नस होती है, 2 अंडाशय हैं जिनके अंदर अंडे बनते हैं। तो जो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है प्रेगनेंसी के लिए, उसके लिए 3 चीजें जो सबसे जरूरी है कि अंडे सही से बनना चाहिए, अंडा बनने के बाद वो ट्यूब से या नस से बच्चेदानी की तरफ आना चाहिए, और जो शुक्राणु है उनकी गति और संख्या, काउंट एंड मोटिलिटी सही होना चाहिए। तभी वो जो शुक्राणु या स्पर्म्स हैं वो ऊपर जाकर और नस में जाते हैं। बच्चे बनने की जो प्रक्रिया है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। बच्चा बनना मतलब कि जो शुक्राणु है वो अंडे से मिलके ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और बच्चा जो है वो ट्यूब के अंदर ही अगले 3 से 4 दिनों के लिए बड़ा होता है। वहां से फिर वो बच्चेदानी के अंदर आके उसकी आगे की ग्रोथ होती है। तो जो ट्यूब की जो इम्पोर्टेंस है वो इससे समझ में आ रही है कि अगर अंडे भी अच्छे हैं, स्पर्म्स भी अच्छे हैं, पर ट्यूब अगर किसी रीजन से बंद है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। अब हम उन बातों को देखें कि आपको कैसे पता चलेगा कि ट्यूब्स आपकी या नसें बंद हैं। तो नसों के जो बंद होने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो हमें जो मैक्सिमम पेशेंट्स में मिलता है वो उन्हें सफेद पानी की शिकायत या बच्चेदानी की सूजन की वजह से होता है। तो जब भी आप इस तरीके की स्थिति में वाइट जो डिस्चार्ज है या आपका जो माहवारी के समय या बीच में जो पेट में जो दर्द है उसको अगर आप सही समय पर नहीं इलाज करवाते हैं तो वो जो सूजन है नीचे से बढ़ते बढ़ते नसों तक आ जाती है, और नसों के अंदर इन्फेक्शन की वजह से नस या ट्यूब्स बंद हो जाती है। ये सबसे पहला कारण है। उसके अलावा कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें चाइल्डहुड में मतलब बचपन में या कई बार उसके बाद भी टीबी का जो ट्यूबरक्यूलोसिस है उसका इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन की वजह से भी ट्यूब्स खराब हो सकती है, बंद हो सकती है। और कई कारण हैं, जैसे कि अगर किसी को कोई कारण से ऑपरेशन हुआ है पेट का, चाहे अपेंडिक्स का हुआ हो, या कई बार जो आते हैं उनके अंदर कोई इन्फेक्शन या उसमें जो परफोरेशन या छेद का कभी ऑपरेशन होता है, तो उस वजह से जब ऑपरेशन के बाद में हीलिंग होती है तो कई बार क्योंकि एक ही कंपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर आते हैं और नीचे के साइड में बच्चेदानी है, तो इन्फेक्शन होने से नसें आपस में चिपक जाती है, आंतों से चिपक सकती है, बच्चेदानी से चिपक जाती है, कहीं झिल्लियां बन जाती है। तो उस वजह से जो ट्यूब का नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाता है। और जो एक और इम्पोर्टेंट रीजन है वो एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये बीमारी क्या होती है। पर ये जो 4 इम्पोर्टेंट रीजन है जिनसे कि ट्यूब के अंदर खराबी हो सकती है। तो जब हम ये समझ चुके हैं कि बिना ट्यूब्स के ठीक हुए बच्चा नहीं हो सकता है, और किसी भी रीजन से अगर ट्यूब्स खराबी है तो फिर आपको टेस्ट ट्यूब के इलाज की ओर जाना होता है। तो अब ऐसी क्या जांचें हैं जिनसे कि हम ये देख पाए कि ये ट्यूब सही है कि नहीं। अब जो हमें जो 2 चीजें देखनी है वो एक है कि कोई भी जो ट्यूब होती है कोई भी पाइप है उसमें अगर आप पानी डालेंगे, जैसे कि रबर का कोई पाइप है, तो पानी डालने पे पानी उसके अंदर से निकल सकता है। पर हमें जो जानना है वो हम ये चाह रहे हैं कि कोई सॉलिड जो चीज है जैसे कि अंडा, शुक्राणु, जब इससे पास होते हैं तो वो कहीं बीच में अटक तो नहीं रहे हैं, मतलब कि अंदर से भी जो संरचना है वो सही होना चाहिए, और बाहर से भी जो अपीयरेंस है उसमें कोई इन्फेक्शन या कोई किंकिंग की वो मुड़ी हुई नहीं है, ये होना चाहिए। तो हमारे पास जो खास 3 तरह की जांचें हैं नसों को देखने के लिए, उसमें जो सबसे इफेक्टिव जो जांच है या जो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो जांच है वो दूरबीन या लैप्रोस्कोपी का जांच होती है, जिसमें कि आपको पता है कि दूरबीन के जो ऑपरेशन है वो बिना बेहोशी के नहीं किए जा सकते हैं।
और एक ये माइनर प्रोसीजर नहीं है कि आप ओपीडी में आकर या आप करवा के घंटे 2 घंटे में घर जा सके, इस तरीके की स्थिति नहीं है। तो ये एक ऑपरेटिव पार्ट होता है और जनरली हम उन केसेस में दूरबीन की जांच करते हैं जहां पर हमें कुछ बाकी जो नॉर्मल जांचें हैं जिनको अभी हम बात करेंगे, तो जब उनमें ज्यादा खराबी है तो फिर हम दूरबीन की जांच करते हैं। तो अब जो नॉर्मल जांच एक ओपीडी बेसिस की जो जांच है उसमें हमारे पास में 2 ऑप्शंस रहते हैं, 2 विकल्प हैं। एक होता है बहुत ही कॉमन जो आपने सुना होगा HSG हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी जो है। तो एक HSG जांच है और एक आज जो हम खास आपको बताना चाह रहे हैं सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी या सिस। तो अब इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सी प्रक्रिया को करवाना चाहिए उसके बारे में एक खास जानकारी है जो आपको देखना चाहिए। तो जो सबसे जो कॉमन जांच है अगर हम उसे देखें तो वो उसे HSG कहते हैं। ये एक तरीके की एक्सरे की जांच होती है। इसके अंदर जो बच्चेदानी के अंदर ये एक मेटल का इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा ये जांच की जाती है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इतना ज्यादा दर्द इस प्रक्रिया में नहीं होता है, पर क्योंकि हम मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट पेशेंट को रहता है। तो जो 2 खास चीजें हैं कि यह जांच एक्सरे से की जाती है और इसके अंदर हम मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। आमतया जो ट्यूब की जांच है वो माहवारी के 8वें से 10वें दिन के बीच की जाती है, जबकि पेशेंट को माहवारी बिल्कुल बंद हो चुकी है तो उसके बाद ये प्रक्रिया की जाती है। इसके अंदर यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको बच्चेदानी के मुंह के यहाँ तक हम डालते हैं। फिर इससे एक स्पेशल डाई होती है जिसको बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है और फिर एक्सरे की सहायता से ये देखते हैं कि ये जो डाई है वो दोनों ट्यूब में से अगर अच्छे से निकल रही है, इसका मतलब कि ये जो ट्यूब है वो पेटेंट है, ये अपना काम कर रही है और प्रेगनेंसी होने के चांसेस अच्छे हैं। तो पर इस प्रक्रिया का जो खास एक यही है कि एक ये एक्सरे है, तो एक्सरे रेडिएशंस बहुत ज्यादा सेफ नहीं होते हैं। हालांकि HSG की प्रक्रिया में बहुत ही कम डोजेज में ये किया जाता है, पर उस महीने के दौरान जिस महीने आप HSG करवा रहे हैं, एक्सरे का कुछ इफेक्ट अंडाशय के ऊपर हो सकता है, अंडों के ऊपर हो सकता है। तो हम उस महीने में आपको ये कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश ना करिए, क्योंकि कभी भी अगर अंडे में कोई इफेक्ट आया है तो वो फिर आगे बच्चे में रिफ्लेक्ट होगा। तो उस महीने जिस महीने के दौरान आप HSG करा रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए, अगले महीने से आप ट्राई कर सकते हैं। अब जिस प्रक्रिया के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं वो है सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी या सिस। सिस की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे खास जो डिफरेंस आप देखेंगे कि जो मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट हम HSG के अंदर यूज कर रहे हैं उसकी जगह एक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही छोटे साइज का रबर का एक कैथेटर है, उसे यूज किया जाता है। बहुत ही फाइन कैथेटर होता है ये रबर का, तो जो डिस्कम्फर्ट है या दर्द है वो उसकी तुलना में काफी कम होता है और कम से कम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके हम इसे बच्चेदानी के अंदर रखते हैं। इस तरीके से जब ये बच्चेदानी के अंदर रहता है तो फिर बाहर से इसका जो एक पार्ट बाहर होता है, वहां से हम इसमें से सिरिंज से नॉर्मल सलाइन यहाँ से डालते हैं और उसे हम सोनोग्राफी से चेक करते हैं कि वो दोनों नसों में से निकल रहा है कि नहीं। तो यहाँ से पानी जा रहा होता है, उसी टाइम बच्चेदानी की जो सोनोग्राफी हो रही है उससे हम ये देख लेते हैं कि ये पानी दोनों तरफ से पास हो रहा है कि नहीं। तो ये एक प्रोसेस वही है, उसके अंदर हम डाई यूज करते हैं, डाई भी सेफ होती है और यहाँ पे हम नॉर्मल सलाइन का जो बॉटल है उसे यूज करते हैं और उस पानी को हम सोनोग्राफी से देखते हैं, HSG में उसे एक्सरे से देखते हैं। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि हमें कौन सी जांच है जो कि ज्यादा फायदा करेगी या जिससे हमें कम डिस्कम्फर्ट या दर्द हो, तो हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि पहले हमें सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो हमें HSG में नहीं दिखती है और वो हम इससे देख सकते हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम
बच्चेदानी से यहाँ पानी डालते हैं नसों में, तो वो पानी अंडाशय के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। तो उस दौरान जब हम सोनोग्राफी साथ में कर रहे होते हैं तो कई और चीजें जो कि HSG में नहीं दिख पाती है, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई झिल्लियां बनी हुई हैं जो कि नस को मोड़ रही है, तो वो झिल्लियां भी हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। तो हमें ये पता है कि इसमें चाहे वो ट्यूब अच्छे से खुली हुई है, पर चूंकि वो इधर उधर चिपकी हुई है, तो हमें दूरबीन का ऑपरेशन करके इन झिल्लियों से इसको खोलना चाहिए। तो जो चांसेस प्रेगनेंसी के होंगे वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। उसके अलावा क्योंकि इसमें हम कोई भी एक्सरे विकिरण को यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये काफी सेफ एक प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ एक नॉर्मल सलाइन और सोनोग्राफी दो ही चीजों को हम काम में ले रहे हैं। तो इसी माह के दौरान जब आपने 8वें 9वें दिन पर ट्यूब को चेक करवा लिया है, तो आगे जब आपको हम माहवारी के 14th 15th डे पर ये कहते हैं कि आप साथ में रहकर कोशिश करिए, तो आप इसी महीने के दौरान भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो जानकारी हमें मिलती है या जो कॉम्प्लिकेशंस या दर्द हैं, तो वो सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी के काफी कम है। अभी ये इस प्रोसेस को स्टार्ट हुए को काफी समय हो गया है, बट अभी ये इतना यूज में नहीं है क्योंकि शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हम आपसे यही आपको हम मतलब गाइड करेंगे कि इस तरीके का ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो आप इस जांच को करवाइए, ताकि आपको जो बेहतर जानकारी मिल सके बच्चेदानी, नसों एवं अंडाशय के बारे में, ताकि जो आपका ये जो सफर है मातृत्व के लिए ये थोड़ा इजी हो जाए और आप जल्दी से कंसीव कर पाए।